हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सभी बच्चों का आपके अपने परिवार यादव सर पीसीएमबी में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी हेडिंग डली हुई है धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया था। ठीक है, तो आज हम लोग इस धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं इसके चित्र से। तो चित्रानुसार आप लोग देख रहे हैं इसमें कि O केंद्र और R त्रिज्या वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली या लूप है। ठीक है, इसमें इसके केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु हम लोगों ने लिया क्या, P, जो कि इस वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित है। सबसे पहले तो हमको एक काम करना है, हमको वृत्ताकार कुंडली में विद्युत धारा I प्रवाहित कर देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आज हम लोग ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा हम लोगों को, उसके लिए एक काम करना पड़ेगा कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली को बहुत सारे अल्पांशों में विभाजित करना पड़ेगा और सभी अल्पांशों की जो लंबाई होगी वो dl होगी। ठीक है, तो मान के चलिए ऊपर जो आपको एक छोटा सा अल्पांश दिखाई दे रहा होगा उसका नाम हम लोग ले लेते हैं a, और नीचे जो आपको अल्पांश दिखाई दे रहा है उसका नाम क्या है, b। या आप लोग, ठीक है, या आप लोग इसको a डैश बोल सकते हैं। ठीक है, a और इसका नाम क्या हो गया, a डैश। और बच्चों, प्रत्येक अल्पांश की जो दूरी है P बिंदु से वो हम लोग ले लेते हैं स्मॉल r। क्यों स्मॉल r ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बायो-सेवर्ट के नियम में अल्पांश और P बिंदु तक की जो दूरी थी उसको हम लोगों ने क्या लिया था, r लिया था। तो आज भी हम लोग अल्पांश से P बिंदु तक की जो दूरी है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, r मान रहे हैं। ठीक है, तो ये r हो गया और यहाँ पर ये भी r हो गया। यहाँ पर जितने भी अल्पांश होंगे सबसे बिंदु P की जो दूरी होगी वो स्मॉल r होगी। तो चलिए बच्चों, एक बार चित्र का वर्णन करते हैं। और हाँ, एक बात, इस अल्पांश के कारण जब हम लोग बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो उसकी एक निश्चित दिशा होगी। तो बच्चों, उसकी जो दिशा है हम लोग दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अल्पांश a के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा होगी वो इस रेखा के लंबवत होगी। लंबवत का मतलब होता है जो रेखा कितने अंश का कोण बना दे, 90 अंश का कोण बना दे। तो चलिए, ये जो है वो अल्पांश a के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग दर्शाएंगे किससे, dB से। ठीक है बच्चों, उसके बाद अल्पांश जो a डैश है ना, उसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी जो होगी वो इस रेखा के लंबवत होगी। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। और दोनों के परिमाण समान रहते हैं। आपको भी फार्मूले में समझ में आ जाएगा कि दोनों का जो परिमाण रहेगा वो बराबर रहेगा, चाहे वो a के कारण हो चाहे वो a डैश के कारण हो। इसलिए हम लोगों ने दोनों को dB लिया है। और बच्चों, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो अल्पांश a के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और a डैश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों को हम लोग दो घटकों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो चलिए दो घटक कौन से होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ जो कोण बन रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं फाई, और ये जो नीचे जो कोण बन रहा है वो भी कितना है, फाई। दोनों कोण बराबर बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे देखिए, इसके दो घटक करते हैं। एक हो जाएगा क्षैतिज घटक, ठीक, और एक जो है वो हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। चलिए बच्चों, देखिए ध्यान से, यहां अगर कोण फाई बन रहा है तो फाई और ये जो आपको खाली स्थान दिखा रहा है ये वाला कोण हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग भी तो फिर 90 होगा ना। तो यहाँ पर आप लोग एक बात समझ के चलिए कि यहाँ अगर फाई कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी कोण का मान कितना होगा, फाई होगा। उसके बाद आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो घटक कभी भी फाई कोण या थीटा कोण बनाता है हमेशा उसके साथ हम लोग कॉस लेते हैं। तो ऊपर वाले जो घटक होगा उसका जो मान होगा वो होगा dB cos फाई। ठीक है बच्चों, और ये जो क्षैतिज घटक होगा जो मतलब कोण नहीं बना रहा है वो हो जाएगा dB sin फाई।
उसके पश्चात हम लोग इस dB के भी दो घटक करने जा रहे हैं। एक क्षैतिज घटक होगा तो क्षैतिज घटक तो यही हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर घटक इस तरफ होगा नीचे की ओर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ फाई कोण बन रहा है तो नीचे भी जो है वो फाई कोण बनेगा। ठीक, इसका जो मान होगा, जो फाई कोण बना रहा है बेटा, उसके साथ हम लोगों को कॉस लेना पड़ेगा, कॉस फाई, dB कॉस फाई। और यहाँ पर जो है ये जो क्षैतिज घटक है वो फिर से क्या हो जाएगा, dB साइन फाई। तो चलिए, चित्र आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग फार्मूले की ओर बढ़ते हैं और पहले चित्र का वर्णन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो चित्र का वर्णन कैसे करें, तो चित्रानुसार O केंद्र और R त्रिज्या वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र से x दूरी पर और उसी के अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग कुंडली को अनेक अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं और सभी अल्पांशों की P बिंदु से जो दूरी है वो है स्मॉल r। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलिए हम लोग फार्मूला स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, तब अल्पांश या बायो-सेवर्ट के नियम से, तब बायो-सेवर्ट के नियम से क्या होता है, बायो-सेवर्ट के नियम से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर बोलेंगे हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम से अल्पांश ए के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इसलिए हम लोग इसको प्रदर्शित करेंगे किससे, dB से। और dB का जो सूत्र होता है वो ये होता है μ0/4 पाई I dl साइन थीटा और अपॉन में कौन रहता है बच्चों, r²। ठीक है, चलिए इसके पश्चात आगे देखिए, तो यहां पर देखो जो आइडियल साइन थीटा अपॉन r², जो थीटा है ना वो अल्पांश और P बिंदु को मिलाने वाली रेखा इन दोनों के बीच का कोण होता है जिसका मान बच्चों होता है 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री कैसे होता है अल्पांश और इस रेखा के बीच का कोण, तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान के चलिए ये धारावाही वृत्तीय कुंडली जो कागज तल के लंबवत है, ठीक है, और ये जो है ना, ये जो रेखा है वो बिंदु P को मिला रही है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर ये अल्पांश है और ये है P बिंदु को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, ये अल्पांश है और P बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ कितने इसका कोण बन रहा है, यहाँ कितने इसका कोण बनेगा, यहाँ 90 बनेगा ना, इसलिए थीटा का जो मान है वो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे चूंकि थीटा बराबर कितना है, 90 अंश, चूंकि थीटा बराबर कितना है, 90 अंश, इसलिए dB बराबर क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई आइडियल साइन 90 डिग्री अपॉन r²। बच्चों साइन 90 का मान कितना होता है हम सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो μ0/4 पाई IDL और साइन 90 का मान 1 होता है जिसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और बटे में कौन रहेगा, r²। इसको हम लोग बोलते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, और फिर यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB को दो घटकों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, अल्पांश A के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कितने भागों में, दो घटकों में वियोजित किया गया है। ठीक है, जिसमें नंबर 1 क्या है, सबसे पहला अपन लोग लेते हैं यहाँ पे कौन सा घटक, क्षैतिज घटक। और क्षैतिज घटक को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, dB साइन फाई, जो अभी आप लोगों ने चित्र में देखा था। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा ऊर्ध्वाधर घटक, जो कि फाई कोण बना रहा था, और जो भी कोण बनाता है उसके साथ हम लोग कॉस लेते हैं। तो ऊर्ध्वाधर घटक जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dB कॉस फाई।
चलिए फिर बच्चों इसी प्रकार जैसे आप लोगों ने अल्पांश ए के कारण सब यहाँ पर पूरे काम किया, वैसे ही उसी प्रकार हम लोग क्या बोलेंगे अल्पांश ए डैश के कारण। ठीक है, अल्पांश ए डैश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो क्योंकि ये भी एक अल्पांश है इसलिए इसको भी हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, dB से। तो dB बराबर हो जाएगा, सेम यही आएगा क्योंकि उसी प्रकार है ना, ये उसकी भी जो दूरी है वो स्मॉल आ रही है बिंदु P से, तो ये हो जाएगा IDL/r²। ठीक है, इसको अपन लोग बोलते हैं समीकरण नंबर 2। फिर बोलेंगे अपन लोग कि इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को भी कितने भागों में, कितने घटकों में, तो हम लोग बोलेंगे 2 घटकों में वियोजित किया जा गया है। 2 घटकों में वियोजित किया गया है। किया गया है। अब वो कौन से होंगे, तो नंबर 1 फिर से वही क्षैतिज घटक, dB sin phi, और दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक dB cos phi। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, देखिए जो अल्पांश ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसके भी 2 घटक हो गए, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, और जो ए डैश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसके भी 2 घटक हो गए, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक। तो यहाँ पर देखिए जो ऊर्ध्वाधर घटक है dB cos phi और नीचे की ओर भी एक है dB cos phi, और दोनों की जो वैल्यू दिखाई दे रही है हमको सेम दिखाई दे रही है, लेकिन जो इनकी दिशा है वो अलग अलग है। तो कभी भी सदिश राशियों में क्या होता है कि अगर परिमाण समान हो और दिशा अलग अलग हो तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब जब ये ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर केवल क्षैतिज घटक भर शेष रह जाएगा। तो चलिए इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे हम लोग, चूंकि ऊर्ध्वाधर घटक कौन से हैं ये लोग, dB cos phi है ना, दोनों ऊर्ध्वाधर घटक dB cos phi एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं या निरस्त कर देते हैं, जो भी है समाप्त कर देते हैं। ठीक है, इसलिए P बिंदु पर तो केवल अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, तो जहां ध्यान से देखिए, इसलिए P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक तो समाप्त हो गए तो हमारे पास क्या बचा है, क्षैतिज घटक बचा है बस। तो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टोटल, ठीक है, यहां पर आप लोग कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिख सकते हैं। P बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे किससे, B से। तो ये B बराबर कैसे कैसे निकलेगा बेटा, तो B बराबर हमको क्या करना पड़ेगा, जो क्षैतिज घटक है उन सबको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए हम लोग समेशन का उपयोग करते हैं। तो हो जाएगा समेशन dB sin phi, और क्या होगा, जोड़ने के लिए हम लोग समेशन के जगह में समाकलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ समेशन की जगह में समाकलन लेते हैं, समाकलन dB sin phi, और अब यहाँ पर हम लोग dB का मान रखेंगे और sin phi का मान रखेंगे। तो B बराबर dB का मान कहाँ से रख सकते हैं आप लोग, या तो समीकरण 1 से रखिए या तो समीकरण 2 से रखिए। μ0/4π क्या है फिर IDL, और अपॉन में कौन रहेगा, r², साथ में साइन फाई। तो साइन बराबर क्या होता है, पता होना चाहिए आप लोगों को कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यही सूत्र हम लोग यहाँ पर अब लगाने वाले हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या ध्यान से देखिए, साइन फाई का मान आपको निकालना है, तो फाई के सामने वाला लंब कहलाता है, तो लंब हो जाएगा r। ठीक है, और 90 अंश के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण हो जाएगा क्या, स्मॉल r।
लंब कैपिटल आर और कर्ण स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, मतलब ये हो जाएगा आर बटे स्मॉल आर। ठीक है, अब जो जो नियतांक है उन लोगों को आप लोग समाकलन चिन्ह के बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर समाकलन के साथ सबसे ज़्यादा जरूरी होता है डीएल, तो डीएल को यहीं पर रहने दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 बाहर, आई बाहर, और आर स्क्वायर और आर का जो गुणा है वो हो जाएगा कितना, आर क्यूब, और साथ में कौन रहेगा इनके, आर कैपिटल आर। ठीक है, तो समाकलन चिन्ह के अंदर केवल क्या बचा रहेगा बेटा, डीएल। आगे बढ़िए। अब डीएल का समाकलन का मतलब होता है कि हम लोगों को अल्पांश की जो लंबाई है उनको सबको जोड़ना है, जितने भी अल्पांश यहाँ पर होंगे उनकी सबकी लंबाई को आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे अनेक अल्पांशों में हम लोगों ने विभक्त किए थे, सबकी लंबाई डीएल थी। अगर पूरे अल्पांशों को फिर से जोड़ दे, ये एक अल्पांश, दूसरा अल्पांश, तीसरा, ऐसा करते करते जब पूरे अल्पांश को जोड़ेंगे तो यहाँ पर वृत्त की परिधि का निर्माण हो जाएगा, और वृत्त की जो परिधि का सूत्र होता है 2πr। आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या हम लोग लेंगे कैपिटल आर। ठीक है, तो समाकलन डीएल का जो मान होगा वो होगा 2πr, लेकिन कौन सा आर रहेगा, कैपिटल, क्योंकि इस बार हम लोगों ने त्रिज्या कैपिटल आर लिया है। चलिए आगे देखिए। तो b बराबर म्यू 0/4π, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2πi, और कैपिटल आर और आर का गुणा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और बटे में कौन रहेगा, आर क्यूब। ठीक है बच्चों, ये जो है ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अभिष्ट व्यंजक। ठीक है, मात्रक किसका आप लोग ले सकते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ला। ठीक है, यदि यहां पर एक काम और करना है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, कैपिटल एन हो, तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, यहां पर बस एन आ जाएगा। कैसे एन आ जाएगा, b बराबर म्यू 0/4π, 2π, इसके बाद आप लोग n लिख दीजिए, NIR स्क्वायर, और बटे में कौन रहेगा, r, अरे यहाँ आर क्यूब है ना, ये हो जाएगा आर क्यूब। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना है, आर क्यूब का मान निकालकर इस समीकरण में रखना है। चलिए इसको हम लोग समीकरण देते हैं, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आर क्यूब का मान रखेंगे, और आर क्यूब का मान निकलेगा कैसे, तो चलिए आगे देखेंगे। तो आर क्यूब का मान निकालने के लिए आप लोगों को चित्र में देखना है। तो चित्र में हम लोग लेंगे एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एओपी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर, तो कर्ण मतलब 90 अंश के सामने वाला, जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे, एपी का वर्ग, बराबर लंब मतलब फाई के सामने वाला, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये ओए का वर्ग, प्लस आधार, तो जो बच गया वो आधार, मतलब ओपी जो है इसका आधार है, ओपी का वर्ग। अब चलिए बच्चों मान रखते हैं, तो जो एपी है ना, एपी का मान है स्मॉल आर का वर्ग, बराबर ओए, तो ओए का मान है कैपिटल आर, तो उसका वर्ग हो जाएगा, प्लस ओपी मतलब कितना है, एक्स का वर्ग। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ से आप लोग इस तरफ से वर्ग हटाइए, जब आप लोग यहाँ से वर्ग को हटाएंगे तो इस तरफ क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जो वर्गमूल होता है उसका मतलब होता है 1/2 की घात, तो हम लोग इसको वर्गमूल को 1/2 की घात लिख सकते हैं। हमको जरूरत थी किसकी, आर क्यूब की, तो दोनों पक्षों में आप लोग क्यूब कर दो, क्यूब मतलब 3 की घात लगा दीजिए आप लोग दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जब यहाँ पर 3 की घात लगाएंगे तो 3 एकम 3, और साथ में बटे में कौन रहेगा, 2। इसी मान को हम लोग रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, जो कि है म्यू 0/4π 2π NI आर स्क्वायर, b बराबर म्यू 0/4π 2π NI आर स्क्वायर, और बटे में था आर क्यूब, तो आर क्यूब के जगह में हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2 की घात। तो बच्चों ये यहाँ तक व्यंजक आप लोगों को एग्जाम में भी निकाल कर आना है। ठीक है, ये है आपका अभिष्ट व्यंजक
कहाँ पर? धारावाही वृत्ताकार कुंडली में के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बोलेंगे यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अभिष्ट व्यंजक है। तीव्रता का अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है। इसके बाद बच्चों दो स्थिति है। अब वो दोनों स्थिति आप लोग ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद ये फार्मूला समाप्त हो जाएगा। अब वो दोनों स्थिति क्या है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो बच्चों यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना? समझ में अगर आ गया आप लोगों को तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो यहां पर स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1 में क्या होगा? सबसे पहले मान लेते हैं यदि बिंदु P जो है, बिंदु P कहाँ स्थित हो? सीधे केंद्र पर स्थित हो, केंद्र पर स्थित हो। ठीक है, ध्यान से देखिए चित्र में। अगर ये बिंदु P अगर मान लो केंद्र पर स्थित रहेगा, तो अभी फिलहाल में वो दूरी x दूरी पर है। अगर वो केंद्र पे आ जाए तो केंद्र से लेकर P बिंदु तक की दूरी, तो क्योंकि दोनों एक ही जगह पे रहेंगे तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? इनके बीच की दूरी 0 हो जाएगी ना। इसका मतलब इसलिए x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 0। तो इस सूत्र में आप लोग x का मान 0 रखो तो आपका आंसर क्या आएगा? b बराबर μ0/4 2 पाई n i r स्क्वायर बटे ये हो जाएगा r स्क्वायर। x का मान तो 0 हो गया, उसको लिखो मत आप लोग। और साथ में कितनी घात रहेगी? 3/2 की घात। 2 की घात से 2 की घात यहाँ पर नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कट जाएगा। अब देखिए ये 2 से आप लोग मतलब आप लोग यहाँ 4 को काट सकते हो। 2 दूनी 4, ये पाई से पाई कट गया। तो इसका जो व्यंजक निकल के आ रहा है μ0 n i r स्क्वायर, और अपॉन में फिर क्या बचा है? r पर कितनी घात बची है? 3 की घात, और साथ में ये 2 बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ 2 घात से यहाँ की 2 घात कट जाएगी, तो व्यंजक क्या मिल रहा है आप लोगों को? μ0 n i, और अपॉन में क्या रहेगा? 2r। और यही सेम टू सेम व्यंजक हम लोगों ने पिछले वीडियो में ज्ञात किया था। ठीक है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर। मात्रक आप लोग न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिखिए या टेस्ला लिखिए, बात एक ही है। इसके बाद एक और कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि P बिंदु को सीधे केंद्र पर ला लिए थे, मतलब केंद्र के बहुत पास ला लिए थे। अब उसको बहुत दूर करोगे। यदि बिंदु P केंद्र से अत्यधिक दूरी पर हो, अत्यधिक दूरी पर हो, तब क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखिए। अगर ये जो है केंद्र से अत्यधिक दूरी पर रहेगा, मतलब x का जो मान रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, और किसकी तुलना में बहुत ज्यादा रहेगा? कैपिटल R की तुलना में बहुत ज्यादा रहेगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, मतलब x बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे जो R होगा वो x की तुलना में बहुत छोटा है। तो जो बहुत ज्यादा छोटा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? नगण्य मान लेते हैं। इसलिए बोलेंगे R को नगण्य मानने पर, ठीक है, R को नगण्य मानने का मतलब जो फार्मूला है वहां से आप लोगों को R को गायब कर देना है, R को नहीं लिखना है। R को कब नहीं लिखना है? जब वो R जो है वो x के साथ आया होगा तब। जैसे ये वाले R को गायब नहीं करना है, इस R को गायब करना है क्योंकि वो x के साथ आ रहा है। तुलना इन दोनों में चल रही है ना, यहाँ कहाँ तुलना चल रही है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? b बराबर μ0/4 पाई, साथ में रहेगा 2 पाई n i r स्क्वायर, और बटे में हम लोग r स्क्वायर गायब कर देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा? x स्क्वायर, और उसके ऊपर रहेगी 3/2 की घात। तो बटे वाले 2 से ये ऊपर वाला 2 कट जाएगा, और 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 कटेगा, और ये पाई से पाई हो जाएगा। ठीक है, इसका व्यंजक आपको क्या मिल रहा है? μ0 n i r स्क्वायर, और बटे में कौन है? ये 2 है। ठीक है, और x का क्या है? क्यूब है। ठीक है बच्चों, तो ये जो था आपका अभिष्ट व्यंजक था, और मैंने आप लोगों को दोनों कंडीशन इसके समझा दिया। बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फैला दो। ठीक है, और जितने लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं वीडियो को, सभी लोग लाइक करिए,
क्या है, वीडियो में व्यूज़ तो आप लोग बढ़ा देते हो, लेकिन जितने व्यूज़ हैं उतने लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? क्या वीडियो पसंद नहीं आ रही क्या आप लोगों को? अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मैं आप लोगों को लास्ट में स्क्रीनशॉट के लिए उपलब्ध करा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये था पहला पेज अपना चित्र वाला, ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। उसके बाद ये था दूसरा पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। उसके बाद देखिए ये दूसरा पेज है, ठीक, और दूसरे पेज के बाद ये है अपना तीसरा पेज, अंतिम है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। तो चलिए बच्चों, लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।